हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे हो। चलो, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कहाँ पहुँच गए थे? आयनिक इक्विलिब्रियम के एंड में हम लोग आ चुके हैं अब। और क्या शुरू किया था? सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है उसके बाद सॉल्युबिलिटी के बेस पे कितने तरह के सॉल्ट होते हैं, कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं, ये हम लोग सभी चीज़ें देख चुके हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और को हम कैसे एक्सप्रेशन उसका निकालेंगे, किसके? सॉल्युबिलिटी के टर्म में, वो भी हमने देखा था। उस पर 1-2 क्वेश्चन देखे थे और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर छोड़ दिया था। तो उम्मीद है आप बना लिए होंगे। अब बन गया है तो हमें ज़रूर उसका आंसर बताएं कि क्या आंसर आया। अब ठीक है, तो आज भी फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। 1-2 लेक्चर हमारा और बचा है इस चैप्टर पे। फिर इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। देखो तुम पढ़ो। तुम कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर AgCN एंड निकेल हाइड्रोक्साइड आर समथिंग दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। तो विच सॉल्ट इज मोर सॉल्युबल, यानी इन दोनों सॉल्ट में ज़्यादा सॉल्युबल कौन है? तो सॉल्युबल हमें कौन है ये पता करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका सॉल्युबिलिटी निकालना पड़ेगा। जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, है ना। तो सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे तो वो हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो क्या करोगे? तो AgCN और कैसे लिखते हैं ये? Ag प्लस एक्वस और CN माइनस एक्वस, ये होगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे? हम लोग कहाँ चलेंगे? इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इसकी सॉल्युबिलिटी S होगा। क्यों? यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और यहाँ पे भी 1, तो इसका भी S। फिर क्या करेंगे? लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखेंगे। क्या होगा बोलो? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ CN माइनस होगा। दोनों का वैल्यू पुट करो। तो देखो इसका भी S है और इसका भी S है। तो इस तरह से देखो तो KSP AgCN का है ना। तो देखो तो क्या दिया हुआ है, यही है, मतलब 9 × 10⁻16 बराबर क्या हो गया? S²। तो इस तरह से S बराबर क्या हो गया? स्क्वायर रूट 9 × 10⁻16 बराबर क्या आया? देखो तो 3 × 10⁻8। तो ये आ गया आपको सॉल्युबिलिटी किसका? AgCN का। ठीक है, अब जैसे इसका निकाले हैं फिर इसका भी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे जानते हैं हम लोग। बोलो क्या करोगे? NiOH होल ट्वाइस, ये कैसे छूटेगा? बोलो। हाँ, Ni +2 और 2OH माइनस एक्वस, ऐसे छूटेगा। चलो चलेंगे कहाँ हम लोग? डायरेक्ट हम लोग चलेंगे इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ पे इसका सॉल्युबिलिटी कितना हो जाएगा? S, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और इसका 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2S होगा। फिर क्या करोगे? एक्सप्रेशन लिखेंगे KSP बराबर क्या हो जाएगा? देखो, कंसंट्रेशन ऑफ निकेल +2 का कंसंट्रेशन और OH माइनस का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो। याद रखना, फिर मैं बोल रहा हूं ये स्टेप कभी भी ओमिट मत करना, क्योंकि आगे आने वाला कॉमन आयन इफेक्ट का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछता है। तो यहाँ पर अगर ऐसा नहीं लिखोगे तो आप गलती कर दोगे, ये कंफर्म है। तो इसलिए बेहतर तरीका ये है कि ये लिखें, पहले सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखना फिर वैल्यू पुट करना। ठीक है, उसके बाद पुट करो वैल्यू। तो यहाँ हो गया S और यहाँ पे हो गया 2S का स्क्वायर। बोलो कितना आ गया? तो 2 दूना 4, S² IS कितना हो जाएगा? 4SQ हो जाएगा। देखो हो जाएगा ना। अब यहाँ से हम कहाँ पे चले? अब ऊपर चले क्या? तुम लोग नोट कर लिए होगे क्वेश्चन, हम ऊपर ले चलते हैं। तो इस तरह से
तो KSP किसका, निकेल हाइड्रोक्साइड का कितना दिया हुआ है, देखो तो 2.7 इंटू 10⁻⁻17 बराबर क्या है 4s³। देखो तो और क्या आ जाएगा, s³ बराबर 27 इंटू 10⁻⁻18 हो सकता है, होगा, ओके। और नीचे में 4, तो इस तरह से s बराबर क्या हो जाएगा 27 इंटू 10⁻⁻18/4 इसका पावर आ गया 1/3। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आएगा, अगर हम इधर ले लेते हैं 27/4 का पावर 1/3 और 10⁻⁻18 का पावर 1/3, तो इसका भी कितना आ जाएगा 27/4 का पावर 1/3, ये हो जाएगा, इसको अंदर ले जाओगे तो ये कट जाएगा, कितना 6 टाइम कटेगा -6। ये वैल्यू तो बहुत छोटा आने वाला है, लगभग हम इसको मान के चल रहे हैं 10⁻⁻6। ठीक है, और इसका कितना आया था 10⁻⁻8, तो ज़्यादा कौन हो गया, देखो 3 इंटू 10⁻⁻8 और यहाँ पे क्या है लगभग 10⁻⁻6, तो ये वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब सॉल्बिलिटी किसकी ज़्यादा हो गई, सॉल्बिलिटी ऑफ निकेल हाइड्रोक्साइड की क्या होगी, ज़्यादा हो गई देन सॉल्बिलिटी ऑफ किसके, AgCN के। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ और हम आपको बताना था, देखो हाँ ठीक है, यहाँ पे इसका आया है 2.7, यहाँ पे कितना था 2, हाँ ये ठीक है, चलो ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर देखो तो हमने क्या किया, हमसे क्या पूछा गया कि कौन सा सॉल्ट क्या है ज़्यादा सॉल्युबल है, तो हमने क्या किया इसका सॉल्बिलिटी निकाला, तो दोनों की सॉल्बिलिटी निकाले। तो पहले हमने निकाला AgCN की, तो इसकी सॉल्बिलिटी हमारे पास आ गई 3 इंटू 10⁻⁻8, लेकिन फिर जब हमने इसका हाइड्रोक्साइड का निकाला तो हमारे पास कितना आया, लगभग देखो ये वैल्यू बहुत छोटा आने वाला है, देखो यहाँ से कट करोगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 6 टाइम्स कटेगा, 6 चौक 24, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, मान के तो 6.5, और फिर उसका पावर भी 1/3, तो और छोटा हो गया। तो ये वैल्यू तो लगभग, यानी इसके कंपेयर में ये कि लगभग कितना हो गया, बहुत छोटा हो गया, तो ये वैल्यू आ गया किसके बराबर, लगभग 10⁻⁻6 के बराबर। ठीक है, अब इन दोनों में कंपेयर करना था, इनमें और इनमें, तो इसका है 10⁻⁻6, इसका 10⁻⁻8, तो छोटा वैल्यू कौन हुआ, ये वाला, बड़ा कौन हुआ ये, तो ज़्यादा सॉल्बिलिटी किसकी हुई, हाइड्रोक्साइड की, तो यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, चलो जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट एट 25 डिग्री सेल्सियस। जब पिछला क्वेश्चन में जो था क्या पूछा था, सॉल्बिलिटी है ना, तो हम क्या खोज रहे थे कि दोनों अगर AB टाइप का सॉल्ट होता ना, जैसे एक था AgCN तो दूसरा था AgCl होता, तब तो सिर्फ आप क्या सकते हैं, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट देख के ही आप बता सकते हो कि जिसका ज़्यादा होगा उसकी सॉल्बिलिटी भी ज़्यादा होगी। लेकिन हम वो क्या, वो मैं ध्यान नहीं दिया, मैं देखा कि उसमें तो क्या था, फ़र्क ये था कि एक था AB टाइप और दूसरा कैसा था, AB2 टाइप था, तो इसलिए हम लोग सिर्फ सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट को देख के हम उसकी सॉल्बिलिटी डिटरमाइन नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी सॉल्बिलिटी बाज़ाब्ता जैसे उस क्वेश्चन में निकाले थे वैसे निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर सेम टाइप का सॉल्ट है तो आप सिर्फ सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट देखो, और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट जिसका ज़्यादा होगा उसकी सॉल्बिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट एट 25 डिग्री सेल्सियस। आपको सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या करोगे, तो सबसे पहले तो हमें इस सॉल्ट की सॉल्बिलिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, CaSO4 ये कैसे टूटेगा,
Ca+2 एक्वस और SO4 डबल माइनस एक्वस। ठीक है, फिर कहाँ चलेंगे हम लोग? इक्विलिब्रियम पे। इसका सॉल्बिलिटी S और इसका भी S। लगाओ लॉ ऑफ मास एक्शन, तो KSP बराबर क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन और कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन होगा। दोनों का वैल्यू पुट करो, यहाँ पर भी S और यहाँ पे भी S, तो ये क्या हो गया? S²। तो इस तरह से S बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट KSP बराबर, KSP का वैल्यू देखो दिया हुआ है 9 × 10⁻⁻6, तो कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻⁻3। तो ये आपको आ गया CaSO4 की क्या आ गया? सॉल्बिलिटी आ गई। ठीक है, अब ये जो सॉल्बिलिटी आया है कितना आया है? 3 × 10⁻⁻3। ये है सॉल्बिलिटी को हमने आप क्या, इसका डिफिनीशन क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कुछ याद आ रहा है? यानी इससे हमें क्या क्या मिलेगा बता दो जल्दी से। यहां से आपको दो चीज मिलने वाला है। क्या मिलेगा? मोल ऑफ सॉल्ट कितना? 3 × 10⁻3। और क्या मिलेगा? हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 1 लीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मोल आ गया हमारा, हमें क्या पूछा है? 1 ग्राम के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको? हाँ, उसको हमें क्या करेंगे? ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। चलो करते हैं। तो क्या है? मोल बराबर मास बाय मोलर मास होगा। चलो, तो मास बाय मोलर मास बोलो, इसका कितना हो जाएगा? CaSO4 का, ऑक्सीजन का 64 है ना, और सल्फर का 32, कितना हो गया? 64 + 32 96, और कैल्शियम का 40, तो 96 और 40 कितना हो गया? 136, यानी यहाँ हो गया 136। तो यहाँ से मैं देखूँ तो मास निकल गया। मास ऑफ CaSO4 कितना हो गया? 136 इंटू मोल कितना है? 3 × 10⁻³ बराबर कितना आ जाएगा? ये आपको आएगा गुना करके लगभग 0.408 ग्राम। ओके, तो ये हो गया आपको CaSO4 का मास। ठीक है, अब इतना मास सॉल्युबल है कितना में? 1 लीटर में। आपको पूछा क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिजोल्व 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो इतना मास 1 लीटर में, तो 1 ग्राम कितना में? वो हमें निकल नहीं जाएगा। तब क्या करेंगे? चलेंगे यूनिटरी मेथड पे। मिटा दे इसको, ऊपर क्वेश्चन लिख चुके होगे आप लोग, नहीं लिखे तो लिख लो। चलो आजा। तो अब 0.408 ग्राम सॉल्युबल है या फिर डिजॉल्व इन कितना में? 1 लीटर में। इन 1 लीटर सिंस हेंस 1 ग्राम कितना में होगा? बोलो 1/0.408 लीटर। अब इसको सॉल्व करो, जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कर लोगे? समझ में आ गया होगा। तो हमने आपको देखो एक ही टाइप का क्वेश्चन हम करा के हमें फ़ायदा नहीं है, हम आपको अलग अलग क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर भी हम बहुत ज़्यादा अलग अलग नहीं करा पाएंगे, लेकिन फिर भी हमने 3-4 टाइप का अलग अलग करवा दिया। एक में सॉल्बिलिटी निकालना था, एक में एक्सप्रेशन लिखने वाला नहीं बता दिया, एक में कौन ज़्यादा सॉल्युबल वो बताया, और एक में एक ही इस टाइप का आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन की कमी नहीं है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। अब खुद क्वेश्चन बनाओ, अपने आप आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, कंसेप्ट वही रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं प्रेसिपिटेशन।
ओके चलो, तो अब हेडिंग डालिए, कंडीशंस, हेडिंग डालोगे कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ ए सॉल्ट, यानी कोई सॉल्ट प्रेसिपिटेट कब बनाएगा, उसकी कंडीशन क्या होगी वो हमें जानना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग, जैसे ए बी ले लेते हैं। ए बी कोई सॉल्ट है, अगर ये सॉल्ट कैसा होगा, स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पे चलेंगे ए प्लस एक्वस और बी माइनस एक्वस, अच्छा से समझना, ठीक है। इसका कंसेप्ट थ्योरी समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे। ठीक है, तो फॉर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब होता है, जब वो रिएक्शन कहां पहुंचती है, इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। बोलो क्या लिखते थे एक्सप्रेशन, के एस पी बराबर, बोलो हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस। यानी ये जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, कहां पर लिखते हैं, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, और किसके लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको। कर लिए। अब एक और यहां पे हमको डिफाइन करना है टर्म, जिसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। ये क्या है, ये क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो डिफाइन किसके लिए है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। ठीक है, अब फॉर नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन वी डिफाइन, हम डिफाइन क्या करेंगे, आयनिक प्रोडक्ट। वो क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब यहां पर हम डिफाइन करेंगे आयनिक प्रोडक्ट। इसका एक्सप्रेशन भी लिखना वैसे ही लिखेंगे जैसे हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का लिखें। कैसा, कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस। बस फर्क ये है इसमें और इसमें कि ये कहां पे है, इक्विलिब्रियम पे है, और ये कहां पे है, एट नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये कहां पे है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो हम लिखते हैं इसका एक्सप्रेशन कहां पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, और किसके लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। और यह जो लिख रहे हैं ये कहां पे लिख रहे हैं, एट नॉन इक्विलिब्रियम। और नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब आपके पास दो कंडीशन हो जाएगी, या तो फिर वन सैचुरेटेड होगा या फिर सुपर सैचुरेटेड होगा, जो उल्टी करता है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो इसको, फिर आगे बता रहे हैं। इस समझ में आ गया, फिर से मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ये KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और आयनिक प्रोडक्ट नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलो हो गया, आजा। अब हमने आपको कुछ बोला था कि रिवाइज करके आने के लिए, जो कि आपके करके नहीं आए होंगे, तो हमें कंफर्म है, हमें मालूम है कि आप लोग कितना पढ़ाई करते हैं। अब नहीं पढ़ाई करोगे तो हम क्या करेंगे, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। ना पढ़ोगे तो अपना नुकसान करोगे, हम क्या कर सकते हैं। हमें तो खराब लगेगा ही, लेकिन तुम्हारा खुद का नुकसान हो रहा है सो अलग। ठीक है, हम थोड़ा सा फिर से रिवाइज करवा देते हैं क्योंकि उसकी यहाँ पे ज़रूरत है। याद होगा, इन केमिकल इक्विलिब्रियम, याद है जब हमें डायरेक्शन जो है रिएक्शन का प्रिडिक्ट करना होता था, तो वहाँ पे एक टर्म आया था, रिएक्शन कोसेंट को हम डिफाइन किए थे। और रिएक्शन कोसेंट में और इक्विलिब्रियम कंडीशन वाले जो इक्विलिब्रियम कोसेंट है, उन दोनों में हम लोग क्या करते थे, कंपेयर करते थे। याद आ रहा है कुछ, तो
उसमें देखते थे Q का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ कैसा रिलेशन फिट करता है, कहीं पर ज़्यादा होगा, कहीं पर कम होगा या फिर बराबर होगा। 3 कंडीशन आया था, कुछ याद आया? केस, जैसे पहला केस था जब Q रिएक्शन कांस्टेंट जो था लेस देन था किसके, इक्विलिब्रियम के, तब इस कंडीशन में रिएक्शन किधर मूव कर रही थी, कुछ याद आया? दोनों का एक्सप्रेशन सेम होता है, बस फर्क ये होता है कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन वाला होता है, ये समझ गए तो वो भी समझ जाओगे, ठीक है? समझो फिर से, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है और ये नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, और रिएक्शन की टेंडेंसी है यहाँ पहुँचने की, तो दोनों का एक्सप्रेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यानी यहाँ पे भी Q की जगह पे भी प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे भी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्क क्या है दोनों में? ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है और ये नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। तो अभी जो है इसका वैल्यू क्या है, कम है, किसके कंपेयर में, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कंपेयर में। तो ये क्या चाहता है, ऐसा होना, यानी अब इसको क्या करना पड़ेगा, अपना वैल्यू बढ़ाना है। जब बढ़ाने के लिए ये रिएक्शन क्या करेगा, तो बढ़ेगा कैसे, जब ये प्रोडक्ट या रिएक्टेंट है इसका वैल्यू बढ़ना है तो क्या होगा, बोलो, प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ना चाहिए तभी इसका वैल्यू बढ़ेगा, रिएक्टेंट घटना चाहिए, यानी ये घटेगा और ये बढ़ेगा, मतलब रिएक्शन किधर जा रही है, प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, मतलब किधर जाती थी, फॉरवर्ड। याद आया कुछ? इसी तरीके से फिर दूसरा बात करें, अगर इफ Q बराबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर इसका वैल्यू इसके बराबर आ गया मतलब रिएक्शन कहाँ पे है, एट इक्विलिब्रियम पे है। और तीसरी कंडीशन आई थी, कुछ याद आया, इफ, अब तक तो याद आ गया होगा, रिएक्शन कांस्टेंट का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा होता था, तो अब क्या होगा, बोलो जल्दी से। हाँ, अब ये अपनी वैल्यू क्या करेगा, घटाएगा। तो ये घटाने का मतलब कैसे होगा, प्रोडक्ट घटेगा, रिएक्टेंट को नीचे का टर्म को क्या होना चाहिए, बढ़ना पड़ेगा, तभी ना इसका वैल्यू घटेगा। कैसे, जब नीचे का टर्म बढ़ेगा, नीचे का टर्म में कौन है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट बढ़ेगा मतलब प्रोडक्ट घटेगा, मतलब प्रोडक्ट घट रहा है, रिएक्टेंट बढ़ रहा है, मतलब रिएक्शन किधर जा रही है, बोलो। हाँ, किधर जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। समझ में आ गया? ये तीनों रिवाइज किए होंगे तो और अच्छा समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने वहाँ पर क्वेश्चन भी करवाए थे इस पे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने यहाँ पे जो आयनिक इक्विलिब्रियम, इसका क्या यूज है देखो। अब यहाँ पर भी अब चलते हैं हम लोग इन आयनिक इक्विलिब्रियम। केस 1, इफ क्या है ये, आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू किससे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम है। समझो, अभी आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम है, तो ये कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, सैचुरेटेड, और उससे ये कम वैल्यू है। इसका मतलब अभी सॉल्यूशन कैसा है, हाँ, सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड है। सॉल्यूशन इज, इस कंडीशन में क्या है, सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड है। अगर अब सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसमें और सॉल्ट क्या होगा, डिसॉल्व हो सकता है, एंड मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया? फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पे आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है, कम है, किसके कंपेयर में, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है वो कहां पे होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। और इक्विलिब्रियम कंडीशन कब आता है, जब सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, सैचुरेटेड होता है। अभी इसका वैल्यू कम है, कम होने का मतलब ये सॉल्यूशन अभी कैसा है, इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा, यानी उससे पहले ही है, तो कैसा है, अनसैचुरेटेड है। जब सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होता है इसका मतलब क्या हो सकता है, उसमें और सॉल्ट डिसॉल्व होगा, या भी वो डिपॉजिट नीचे नहीं होगा, ठीक है। पहला केस, आइए केस 2, इफ आयनिक प्रोडक्ट बराबर है किसके, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो बोल दो क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। क्या हो जाएगा, यहां पे सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। 2 केस,
एंड द थर्ड वन, अब इसको मिटा सकते हैं हम क्योंकि जगह नहीं है, समझते नहीं हो। चलो, केस थर्ड, केस थर्ड है इफ आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू किससे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा है, इसका वैल्यू इससे ज्यादा है। ये कहां पे है, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे सॉल्यूशन कैसा होता है, सैचुरेटेड, और उससे इसका ज्यादा तो वैल्यू आ रहा है, मतलब बोलो बोलो, सैचुरेशन के बाद क्या आता था, हाँ सॉल्यूशन कैसा हो गया यहाँ पे, सॉल्यूशन इज क्या हो गया, सुपर सैचुरेटेड है, एंड प्रेसिपिटेशन विल अकर। यानी प्रेसिपिटेशन आपको कब बनेगा, जब आयनिक प्रोडक्ट किसको, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड करेगा। ये वाला केस हमारे काम का आ गया। आयनिक प्रोडक्ट जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड करेगा तभी क्या बनेगा, प्रेसिपिटेशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्योंकि जब ये वैल्यू कम था तब तो और सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा था, तो यहाँ तो प्रेसिपिटेट बन ही नहीं रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन सैचुरेट कर गया, मतलब दोनों प्रोसेस सेम रेट पे हो रही है, तो यहाँ पे भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होगा, अब जो भी सॉल्ट तुम डालोगे उसमें नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। समझ में आ गया, तो जल्दी से नोट करो, फिर इसके बारे में कुछ लिखवा देते हैं। एक बार फिर समझा देते हैं इसको। देखो, हमें आयनिक इक्विलिब्रियम में उधर समझ में आ गया था, इधर हमें क्या खोजना है, कंडीशन प्रेसिपिटेशन कब होगा। तो जब हमने कंडीशन क्या खोजना है, प्रेसिपिटेशन का, तो हमने इसको क्या करना होगा, हमें आयनिक प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो आयनिक प्रोडक्ट जब निकाल रहे हैं और उसको किससे कंपेयर करोगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। अगर इसका वैल्यू कम हुआ, इसका मतलब सॉल्यूशन अभी अनसैचुरेटेड है, यानी उसमें और सॉल्ट डिसॉल्व होगा। अगर बराबर हो गया तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया, यानी यहाँ पे दोनों रेट बराबर है, यानी रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और यहाँ पे जब ये आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होगा, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा हो गया है, सुपर सैचुरेटेड हो गया है। और यहाँ पे आप जो भी सॉल्ट डालोगे वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा, यानी कैसा हो जाएगा, नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। तो नोट करके एक पॉइंट लिखोगे, कंडीशन, नोट करके लिखोगे, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए, आयनिक प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होना चाहिए। दैट इज आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड किसको, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, तभी क्या होगा, प्रेसिपिटेशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। समझ में आ गया होगा, ये कंडीशन आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था इसका थ्योरी। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं, जल्दी से नोट कर लो, क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, अगला हमारा, अब हम लोग प्रेसिपिटेशन पढ़ लिया, अब उस पर देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जो कंटेन करता है क्या क्या, 10 to the power -4 मोलर बेरियम आयन एंड 10 to the power -7 मोलर सल्फेट आयन। इफ KSP आपको दिया हुआ है, तो पूछ रहा है क्या PPT बनेगा या नहीं बनेगा। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि PPT बनने के लिए कंडीशन क्या है, हाँ, आयनिक प्रोडक्ट को एक्सीड करना पड़ेगा, किसको,
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आयनिक प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो आयनिक प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे क्या है, BaSO4 है। दोनों का एक्सप्रेशन लिखने का तरीका सेम, ध्यान से। तो यहाँ पे भी क्या होगा, Ba+2 एक्वस और SO4 डबल माइनस एक्वस। बोलो आयनिक प्रोडक्ट का क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन और कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन। देखो वैल्यू रखो, तो देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 10⁻⁻⁴ और सल्फेट का 10⁻⁻⁷। तो कितना आ गया, 10⁻⁻11 आ गया। अब गौर करो, आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू है 10⁻⁻11 और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है 10⁻⁻10। तो दोनों में छोटा कौन है, ये एक्सीड किया गया, ये छोटा हो गया, इससे ये क्या एक्सीड नहीं कर पाया। अगर ये 10⁻⁻9 होता यानी इससे कम होना चाहिए था, इसका वैल्यू यानी ज़्यादा होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, QIP क्या है, लेस देन है, किसके कंपेयर में, KSP के, है ना। देखो ना यहाँ पे QIP आया है हमारा, यानी आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू आ रहा है 10⁻⁻11। ये तो छोटा हो गया ना इसके कंपेयर में, ये 10⁻10 है, ये ज़्यादा है, ये कम है, यानी इसका वैल्यू इसको एक्सीड नहीं किया। तो क्या यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बनेगा, बोलो नहीं। तो PPT विल नॉट फॉर्म्ड। समझ में आया, फिर से एक बार आइए। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि सॉल्यूशन है, उसमें फला फला दोनों आयन हैं, उनका कंसंट्रेशन दिया हुआ था, ठीक है। और आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इस सॉल्ट का दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है कि आप PPT बनेगा या नहीं बनेगा। तो हम कैसे करेंगे, तो PPT बनेगा या नहीं बनेगा, इसके लिए हमें किसके पास जाना पड़ता है, आयनिक प्रोडक्ट के पास जाना पड़ेगा। उससे हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर उसका वैल्यू इसको एक्सीड कर जाएगा तो PPT बनेगा, और एक्सीड नहीं करेगा तो PPT नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू निकाले। तो उसका एक्सप्रेशन भी जो है, जैसा हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का लिखते हैं वैसे ही इसका भी लिखते हैं, बस फर्क क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम पे होता है, ये नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन जो है या क्या आ जाएगा, बेरियम BaSO4 का Ba+2 और SO4 डबल माइनस, वैल्यू दोनों का दिया हुआ था, रख दिए। तो कितना आ गया 10⁻⁻11। अब 10⁻⁻11 आ गया आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है 10⁻10, यानी ये इसको क्या किया, एक्सीड नहीं किया। जब एक्सीड नहीं किया तो PPT नहीं बनेगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि 50 ml ऑफ 0.01 मोलर HgNO3 is mixed with 50 ml of 0.03 molar K2CrO4. Predict whether PPT of Ag2CrO4 will formed or not. Solubility product of Ag2CrO4 दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻12, ठीक है। आइए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ PPT फिर बात आ गई, PPT बनेगा या नहीं बनेगा। तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा, आयनिक प्रोडक्ट के पास। तो आयनिक प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस आयंस का कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। क्यों, किसका, इसका, या इसी का पूछ रहा है ना। इसमें कौन है, Ag+ के चाहिए और CrO4 डबल माइनस का, इन दोनों का कंसंट्रेशन हमें चाहिए। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, पिछला क्वेश्चन में दिया हुआ था तो हम लोगों ने डायरेक्ट निकाल लिया था। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या किया है, दो सॉल्ट को मिला है, उन दोनों में वो दोनों आयंस नजर आ रहे हैं। एक में इसमें Ag+ नजर आ रहा है, उसमें CrO4 डबल माइनस नजर आ रहा है। तो क्या करोगे, तो पहले वही हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, तभी तो IP निकलेगा। तो क्या करोगे, अब एक बात अब फिर यहाँ से ध्यान रखो, कभी भी किसी इलेक्ट्रोलाइट का मोलरिटी दिया हो और साथ में उसका वॉल्यूम दिया हो, कभी भी किसी इलेक्ट्रोलाइट का मोलरिटी दिया हो साथ साथ उसका वॉल्यूम भी दिया हो, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए मिली मोल का कंसेप्ट यूज करोगे, और नॉर्मलिटी दिया हो तो मिली इक्विवेलेंट का,
ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे है AgNO3, ये अगर सॉल्यूशन में टूटेगा कैसे, Ag प्लस और NO3 माइनस। इसका मिलीमोल की बात करें, बोलो मिलीमोल का फॉर्मूला मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में होगा, ml में होगा। चलो तो वैल्यू पुट करो तो देखो तो मोलरिटी कितना दिया है 0.001 और वॉल्यूम कितना है 50, तो कितने भाग गई 0.5, यानी आपको AgNO3 का मिलीमोल हो गया 0.5। तब बताओ ये कितना बनेगा Ag प्लस, बोलो। तो हम लोग जानते हैं कि सॉल्ट कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 100% ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ पे कितना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे 1, तो 1 मिलीमोल AgNO3 देता है 1 मिलीमोल Ag प्लस, तो 0.5 कितना देगा, हाँ कितना 0.5, ठीक है। इससे हमें मतलब नहीं है, वैसे ये भी कितना बनेगा 0.5 ही बनेगा, हम लिख ही देते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो तो हमें मिलीमोल किसका Ag प्लस का आ गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरा भी है एक इलेक्ट्रोलाइट, कौन है K2CrO4, ये कैसे टूटेगा 2K प्लस और बोलो CrO4 डबल माइनस, बोलो इसका मिलीमोल मोलरिटी कितना है 0.03, वॉल्यूम कितना है 50, तो कितना आ गया 1.5। पोटेशियम क्रोमेट का आपको मिलीमोल कितना है 1.5, तो हमें किसकी जरूरत है CrO4 डबल माइनस का, तो वो कितना बनेगा 1 देता है 1, तो 1.5 कितना देगा 1.5, ये कितना बनेगा 2 इंटू 1.5 यानी 3, हमें इन्हीं से मतलब था। तो अब आपको देखो तो मिलीमोल Ag प्लस का नज़र आ गया कितना 0.5 और CrO4 डबल माइनस का भी आ गया नज़र 1.5। हमें क्या चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, क्या चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, तो बता दो जल्दी से Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। तो मिलीमोल का फार्मूला यही है ना, देखो तो क्या रखोगे मिलीमोल ऑफ Ag प्लस बराबर कितना है 0.5 बराबर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो मोलरिटी ही तो हमको निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन उसी को बोलते हैं। अब वॉल्यूम यहाँ पे कितना लोगे, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.5 बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना लोगे बोलो, हाँ। अब यहाँ पे सिर्फ 50 वॉल्यूम नहीं ml नहीं है, क्योंकि वो सॉल्यूशन में गया है ना, 50 ml इससे इधर से आया है और 50 ml उधर से आया, टोटल कितना हो गया 100। तो इस तरह से आपको Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया 5 गुने 10 का पावर -3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर इसी तरह से आप CrO4 डबल माइनस का निकालेंगे, बोलो इसका मिलीमोल कितना है 1.5, वॉल्यूम कितना है 100, तो कितना हो गया 15 गुने 10 का पावर -3 मोलर। अब देखो तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अब हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलो क्या करोगे, पहले सॉल्ट को ब्रेक करोगे Ag2CrO4, ये कैसे ब्रेक होगा 2Ag प्लस और CrO4 डबल माइनस होगा। फिर एक्सप्रेशन लिखो QIP बराबर क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर और कंसंट्रेशन ऑफ CrO4 डबल माइनस। वैल्यू पुट करो, Ag प्लस का कहाँ है, यहाँ है 5 गुने 10 का पावर -3 का स्क्वायर, और CrO4 का देखो तो कहाँ है, यहाँ है 15 गुने 10 का पावर -3, तो कितना हो गया, तो 5 गुने 5 25 और 15 कितना हो जाएगा 25 गुने 15 25 दाही के 250 और 25 पंचे 75, 25 पंचे 125, मतलब कितना हो गया 25 गुने 15, 25 पंचे 125 और 25 पंच 25 5 5 2 375,
कितना हो गया 375 इंटू 10 टू द पावर, तो ये अंदर जाएगा तो 3 दूना 6 -6 और -3 कितना हो गया -9 हो गया। अब आपको आ गया आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू और सॉल्यूट, हमें क्या पता करना है पीपीटी बनेगा या नहीं बनेगा। तो कैसा देखो तो अब तो क्या करते हैं हम लोग आयनिक प्रोडक्ट को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे। तो देखो तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है 2 × 10 टू द पावर -12 है और यहाँ पे -9 है। ज़्यादा ये क्या हुआ इसको एक्सीड नहीं कर गया, ये बड़ा वैल्यू हो गया, मतलब QIP एक्सीड कर रहा है किसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को। तो क्या होगा हेंस PPT विल फॉर्म, क्या होगा PPT बनेगा। समझ में आया? एक बार फिर इसको समझाते हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। हमको क्या करना था, यहाँ पे हमें पूछा गया था कि AgCrO4 का PPT बनेगा या नहीं बनेगा। तो PPT बनने के लिए हमारा टारगेट क्या होगा आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना और उसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कंपेयर करना। अगर उसका वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट का क्या करेगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड करेगा, एक्सीड का मतलब उससे ज़्यादा आएगा, तो क्या होगा PPT बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो यहाँ पे पिछला क्वेश्चन में क्या हुआ था दोनों आयंस के कॉन्सेंट्रेशन दिए हुए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि आपको उस जिसका PPT पूछ रहा है उसका आयंस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है। उसने क्या किया है 2 इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स किया है। तो उन दोनों इलेक्ट्रोलाइट से हमने क्या किया दोनों तरफ से हमने मिलीमोल निकाला, फिर उन दोनों का कंसंट्रेशन निकाला, फिर आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू निकाला एंड देन कंपेयर किया और देन पता चला कि ये क्या कर रहा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड कर गया है। इसका मतलब यहाँ पे PPT बनेगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन है एक हम बोर्ड पे छोड़ रहे हैं इसको आपके लिए, और ठीक है तो ये आपको PPT कैसे बनेगा इसका कंडीशन हमने आपको बता दिया है, उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बनाया है, लेकिन हमने 2-3 क्वेश्चन देखा है। नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना होगा अलग अलग कंडीशन में कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। तो इसके लिए बस आपको एक चीज़ और होमवर्क के तौर पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जब हमने कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ाया था आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया है, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। आप लोग नोट्स तैयार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? देखो यार एक बात समझना, फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से नोट्स तैयार करें आप, क्योंकि बार बार वीडियो पे वापस जाना वो सही नहीं होता। वैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा देखते नहीं हैं, तो वो आपका खुद का नुकसान है। मैं क्या करूँगा, तो आपको नोट्स तैयार करना पड़ेगा खुद से। वो लिखा हुआ मेरे हैंड रिटेन जो है मेरे जो आपको भेजा जाएगा वो नोट्स अच्छे नहीं होंगे, आपको खुद तैयार करना है, ये देखकर नोट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको मैं अब पढ़ दे रहा हूँ एक बार। कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 × 10⁻³ मोलर BaCl2 सॉल्यूशन एंड 2 × 10⁻⁴ मोलर Na2SO4 solution are mixed, then BaSO4 will precipitate or not, और KSP आपको BaSO4 का दिया हुआ है 10⁻⁻10। तो आपको पूछा गया है कि क्या यहाँ पर PPT बनेगा BaSO4 का या नहीं। तो इसका कंसेप्ट आपको मैंने अच्छी तरह से दे दिया है, उम्मीद है आपको बन जाना चाहिए, ये बन जाएगा तो बताना। और पिछला क्लास का भी एक होमवर्क था वो अभी तक नहीं बताया हो तो उसे भी बताया करो, नहीं बताओगे तब हम क्या करें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इस पर 2 क्वेश्चन और करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके मिलते हैं, थैंक यू।